Others, Paris, the capital New Delhi, said there are shortages of doses too. Lockdown, but not before eventually, after waiting for hours, most give up and leave of Punjab because of this. ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद अगर भारत में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है तो वो है डॉक्टर्स। लेकिन उस भारत में जहाँ के डॉक्टर्स की दुनिया भर में भारी डिमांड है, उस भारत के पास खुद के पास डॉक्टर नहीं है। चलिए आपकी नज़र कुछ आंकड़ों पर डालते हैं। भारत अपनी जीडीपी का 1.2% हेल्थ केयर पर खर्च करता है और हेल्थ केयर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब भारत में हर डॉक्टर के ऊपर 1500 मरीज़ हैं, जबकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि हर डॉक्टर के ऊपर 1000 मरीज़ होने चाहिए। यानी हिंदुस्तान में एक डॉक्टर के ऊपर 500 मरीज़ ज़्यादा हैं और हमारे पड़ोसी के भी यही हाल है। अब डॉक्टरों के आंकड़ों पर भी कुछ नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान में 10 लाख डॉक्टर हैं और तकरीबन 7 से 8 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। अब 130 करोड़ लोगों के ऊपर 10 लाख डॉक्टर होना हंसने की बात है, लेकिन भारत में इतने कम डॉक्टर होने की क्या वजह है? इसका जवाब है आपकी खराब मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था। भारत में कुल 500 से 300 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 70,000 मेडिकल स्टूडेंट की सीटें होती हैं। 70,000 मेडिकल की सीटों के लिए लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और नीट का एग्ज़ाम देते हैं। उस नीट के एग्ज़ाम में जो बच्चे अच्छी रैंक ले आते हैं उनको तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। लेकिन जिन बच्चों की रैंक अच्छी नहीं आ पाती उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के धक्के खाने पड़ते हैं और अब खेल शुरू होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की धांधली का। भारत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक मेडिकल स्टूडेंट से कम 1 से 2 करोड़ रुपए वसूलती है डोनेशन के नाम पर। अगर आप भारत में एक मेडिकल डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो उसके 2 रास्ते हैं। या तो आप हद से ज़्यादा पढ़ाई कर सरकारी कॉलेज में नंबर डलवाओ, नहीं तो अपने माँ बाप के घर बेचने की तैयारी कर लो, क्योंकि उसके बिना आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। और यही एक बड़ी वजह है भारत में एक बहुत बड़ी तादाद मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाती। रूस और चीन में भी भारत से आधे दाम में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है, इसलिए कई बच्चे भारत में 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय 40-50 लाख रूस में खर्च कर देते हैं। लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि रूस की डिग्री यहाँ पर मान्य नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज की मोनोपोली भारत में है। भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी समझते हैं कि अगर उनकी डिग्री को मान्यता दे दी जाए तो काफ़ी सारे बच्चे भारत में पढ़ने के बजाय रूस और चीन में जाकर पढ़ाई कर लेंगे। नहीं तो यार एक बात बताओ, दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश की डिग्री भारत में मान्य कैसे नहीं है? आगे इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे नीट के एग्ज़ाम की वजह से प्राइवेट कॉलेज की धांधली में थोड़ी सी रोकथाम हुई है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी स्मार्ट हैं और उन्होंने इससे बचने का भी रास्ता निकाल लिया है। तो दोस्तों आप एक बात बताओ, अगर एक बच्चा सरकारी कॉलेज में पढ़कर आया है और उसे वहीं सरकारी नौकरी मिल जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको आप जहाँ भेजोगे वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उन्हीं के बराबर उस सरकारी डॉक्टर के मुकाबले वही डॉक्टर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करेगा तो उसको ज़्यादा बड़ी तनख्वाह मिलेगी। तो इसी लालच में ज़्यादातर डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बेहद कम रैंक वाला लड़का जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करके आता है और जिसकी रैंक भी बहुत कम थी, उसके पास नौकरी के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही हायर करते हैं। तो उस कम रैंक वाले बच्चे के पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं, तो वह सरकारी नौकरी की तरफ भागता है ताकि उसकी जॉब सिक्योरिटी तो रहे। ऐसे में ज़रा फ़र्ज़ करो वह लड़का जिसने अपनी पढ़ाई में 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसको जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो क्या वह गांव में जाना पसंद करेगा? बस इसी बात के कारण कोई भी डॉक्टर गांव में जाना पसंद नहीं करता। आजकल आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बहुत तारीफ सुनी होगी, जो कि जायज़ भी है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू करके एक काफ़ी बड़ी सुधार की तरफ अपना रुख किया है, लेकिन दिल्ली का डॉक्टर दिल्ली के अंदर कहीं भी नौकरी कर सकता है, क्योंकि दिल्ली छोटी सी है और दिल्ली के अंदर बहुत कम गांव है और दिल्ली के गांव शहर जैसे हैं। लेकिन क्या आपको पता है पंजाब और हरियाणा में भी आज से 20-25 साल पहले ऐसे ही स्कीम शुरू हुई थी। हमारे गांव में आज भी एक सरकारी डिस्पेंसरी का खंडर मौजूद है जो लगभग आज से 20 साल पहले डॉक्टर की कमी से बंद हो गया था। सरकारी डॉक्टर उस सरकारी डिस्पेंसरी में हमारे गांव में आकर नौकरी करना नहीं चाहते थे और नतीजतन वह सरकारी डिस्पेंसरी जो हरियाणा के हर गांव में खुली थी, मोहल्ला क्लिनिक की जैसी वो बंद पड़ गई। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में भी डॉक्टर्स की कमी ना हो और बड़ी तादाद में डॉक्टर मौजूद हों, तो उसके लिए हमें या तो सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाए और उन बच्चों को एकोमोडेट किया जाए उन सरकारी कॉलेजों में सीट बढ़ाकर, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फीस ना मांगे डोनेशन के नाम पर।
दोस्तों अब दुनिया में दो तरीके के मुल्क मौजूद हैं। एक यूरोप के देश जो शुरुआत से ही काफ़ी अमीर थे, पैसे वाले थे, और वहाँ पर सरकारी हेल्थ केयर मौजूद रहता है और सारा खर्च हेल्थ केयर सरकार अपने ऊपर रखती है। जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, वहाँ पर आपकी हेल्थ केयर और एजुकेशन का सारा खर्च सरकार उठाती है। लेकिन वह देश बेहद अमीर हैं और उनके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, तो वह लोग अपना खर्च उठाना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो बेहद गरीब है, शायद हिंदुस्तान से भी ज़्यादा गरीब है, लेकिन उसने हेल्थ केयर में जो कामयाबी हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ द कम्युनिस्ट क्यूबा की। दोस्तों क्यूबा में मेडिकल एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी बच्चा अगर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे बस एग्ज़ाम पास करना है और वह डॉक्टर बन सकता है। लेकिन क्यूबा में एक दिक्कत है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पर आप जब मेडिकल की पढ़ाई करके आएंगे तो आपको सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डिस्पेंसरी ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर सरकारी अस्पताल और सरकारी क्लिनिक ही मौजूद हैं। तो ऐसे में सरकार बेहद कम तनख्वाह पर डॉक्टर्स को रखती है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बुरी बात है, फ्री में पढ़ाई हो गई और एक रीज़नेबल सैलरी मिलती है तो क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि क्यूबा के अंदर एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर भी एक डॉक्टर से ज़्यादा कमा लेता है, क्योंकि टैक्सी चलाना क्यूबा में प्राइवेट है, लेकिन सरकारी डॉक्टर की तनख्वाह बेहद कम होती है। इसी वजह से क्यूबा में टैक्सी ड्राइवर डॉक्टर से कई ज़्यादा पैसे कमा लेता है। भारत में दोस्तों जो मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था आज हमारे सामने है वह बेहद डामाडोल है। अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करके आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी थी, और ऐसे में जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वह आपको काफ़ी बड़े सैलरी पैकेज ऑफ़र करते हैं और आपको अपनी तरफ कर लेते हैं, और फिर वह प्राइवेट हॉस्पिटल अपने पेशेंट से जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पैसे वसूल करना चाहते हैं, जो कि मॉरली और एथिकली गलत है। हमने खुद कई बार देखा है कि कैसे एक छोटी सी बीमारी के भी कई लाख रुपए वसूले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा। गुड़गांव में एक छोटी सी बच्ची की मौत डेंगू की वजह से हो गई थी, तो उसके माँ बाप से 23 लाख रुपए वसूले गए फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा। यह डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में फ्री में पढ़े हैं, उसके बावजूद भी ये लूट मार करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे कम रैंक वाले होते हैं वह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करोड़ों रुपए खर्च करके आए होते हैं, तो वह भी अपना पैसा वसूल करना चाहते हैं। तो वह ऐसे में पैसा वसूल गैर कानूनी तरीके से करते हैं, या तो दवाइयाँ बेच के या फिर कुछ और तरीक़ों से। और दोस्तों एक बात और, भारत पिछले 70 साल में जी जान लगाकर और बिल गेट्स की फाउंडेशन की मदद से पोलियो को ख़त्म कर पाया। हमने 70 साल लगा दिए पोलियो जैसी बीमारी को भारत से गायब करने के लिए। यह सिर्फ एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम के ना होने की वजह से हो पाया है। अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता तो हम यही कामयाबी 20-25 साल में हासिल कर लेते। तो सोचिए, जब हमें पोलियो को गायब करने में 70 साल लग गए और डेंगू और चिकनगुनिया हर दूसरे साल में आकर भारत में आतंक मचा जाते हैं, तो वह देश और उस देश के हेल्थ केयर सिस्टम कैसे कोरोना जैसे पेंडेमिक को हराने में सक्षम है। लेकिन फिर भी हमारे हीरोज़, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले लगातार कोरोना को हराने के लिए दिलो जान से जूझ रहे हैं। हमारा मकसद किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डॉक्टर को अपमानित करना नहीं था, हम बस इस देश के कमज़ोर हेल्थ केयर सिस्टम की खामियां आप तक लाना चाहते थे। अगर इस पहल से या हमसे कुछ भूल हो गई हो और अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।